जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो क्रिएट किया मेगा सिंह राठौड़ ने। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 3, जो कि है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब इसको देख के ही हमें लगता है कि जो हमारे अर्लीस्ट पीपल हो रहे होंगे, प्रिमिटिव रहे होंगे, वो पहले फूड को गैदर करते थे, वो हंटर गैदरर्स थे। और बाद में हम जो कि उनके सक्सेसर्स हैं, आज हज़ारों साल के बाद, लगभग 10,000 12,000 साल के बाद से वी एक्चुअली ग्रो फूड, हम प्रोडक्शन करते हैं। फिर भी आज आप देखेंगे कि कई जगहों पे खाने की हैबिट्स में, जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, उसमें कई तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप बंगाल वाले एरिया से आते हैं तो वहाँ पे यू मे हैव इन योर लंच और इन योर ब्रेकफास्ट देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स। जो प्रोमिनेंट जो स्टेपल फूड होगा दैट मे बी बॉइल्ड राइस। एक राइस होगा, हो सकता है पम्पकिन हो, बीन्स हो, या फिर हो सकता है फिश हो। क्योंकि राइस उस एरिया में गंगा, चूंकि वहां पे जाकर के लास्ट में बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इसलिए उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी हिस्सा है और उसके बाद से आप बिहार वाले हिस्से को देख लीजिए। फिर जैसे ही ये बंगाल में आप एंटर करते हैं, और पूरे बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पूरे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, राइट। तो इन एरियो में चूंकि चावल ज़्यादा होता है, इसलिए खाने में स्टेपल फूड में आपको ज़्यादातर चावल ही मिलेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊं कि वंस आई हैड चांस टू विजिट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी एंड स्पेशली दिल्ली राजस्थान वाला एरिया। वहाँ पे लोग चावल बहुत ही कम खाते हैं, और खाने में आप पाएंगे कि सब्जियां भी कम होती हैं, दूध और दही इन सब की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों है? आप पाएंगे कि ये जो वैरायटीज़ ऑफ फूड्स हैं वो हमारे फूड हैबिट्स और जगह के हिसाब से, कि जहाँ पे जो चीज़ें मिलेंगी उसके हिसाब से ये होता है। कि अब ये जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है और हमारा दिल्ली राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पे चूँकि वो थोड़ा ड्राई एरिया है, वहाँ पे आपको चावल नहीं मिलेगा, इसलिए आपको खाने में चावल नहीं मिलता। तो इस तरह से वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो वही चीज़ें ग्रो करते हैं जो कि कम पानी में हो जाए। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन एरिया। फिर उन एरियो के जानवर में, और जो एरिया है जहाँ पे प्लेन्स हैं, वाटर के पास है, वहाँ पे आप पाएंगे कि बहुत सारे कैटल्स मिलेंगे, क्योंकि कैटल्स के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। लेकिन ऊपर जैसे ही आप सूखे इलाकों में चलते जाएंगे या फिर हिली इलाकों में चलते जाएंगे, यू में फाइंड कि वहाँ पे गोट है या फिर दूसरी चीज़ें, जैसे गोट हो गया, शीप हो गया, जो कि उन जगहों पे सर्वाइव कर जाए, तो वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती हैं। सेम बात जो है हमारे अर्लीस्ट मैन के ऊपर भी अप्लाई होती है। हम जानते हैं कि वो पहले थे हमारे हंटर और गैदरर्स। फिर हम जानेंगे कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, और इस चेंज की पूरी कहानी को हम चैप्टर 3 में जानेंगे। कहाँ कहाँ पे उसके एविडेंसेस मिले हैं, कौन कौन सी न्यूलिथिक साइट है। मतलब स्पेशली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, कि हाउ दे हैड स्टार्टेड द एग्रीकल्चर। जो भी हमारे अर्लियर पीपल थे, एग्रीकल्चर उन्होंने जब स्टार्ट किया तो हाउ दे यूज टू स्टोर फूड्स, राइट। उनकी फूड हैबिट्स क्या थी। और पहले हमने जाना कि वो नोमैड्स थे, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। पहले वो नोमैड्स थे, बट व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर, हर्डिंग, जब उन्होंने ये बातें शुरू कर दी, तब जो है उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो गई, बिकॉज दे हैड प्रोड्यूस। अब उस प्रोड्यूस को उनको क्या करना था, उनको सजोना था, एक जगह पे रखना था। प्रोडक्शन इतना ज़्यादा था, तो फिर बाहर हम किस लिए जाएं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए हम इसको बेहतर तरीके से जानते हैं कि द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, राइट। अब बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग वाली जब बात होती है, तो हमने जब चैप्टर 2 पढ़ा था तो उस समय जाना था कि क्लाइमेट चेंज हुआ था पूरे वर्ल्ड का। इसको मैं फिर से थोड़ा सा आपको रिमाइंड करूंगा। इस पूरे जो हम अर्थ के बारे में अगर पढ़ते हैं, जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम जानेंगे कि पूरी हमारी अर्थ जो है वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो है हमारी अर्थ बनी थी। उसके बाद से इसमें कई सारे फेजेस आए हैं। कई बार यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज आई हैं, और वो स्पीसीज बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, और उसके बाद से नई स्पीसीज आई हैं। इसी अर्थ के स्टोरी में हम जानते हैं कि एक गैलेक्टिक पीरियड होता है। मतलब कि कभी कभी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। जितने भी नदी नाले और बड़े बड़े वाटर पॉइंट्स हैं, सिगर हैं, ये हमारे सी हैं, ओशंस हैं, उसके मैक्सिमम पोर्शन जो है वो जम जाता है। जमने के बाद से क्या होगा कि जो भी लाइफ स्पीसीज जो गर्म चीज़ों में रहने की आदत है वो नष्ट हो जाएंगी। उसके बाद से फिर कुछ 1,000 साल बाद से फिर वो पिघलेगा, और जिन भी जीव जंतुओं को आदत हो गई होगी कि ठंड में रहने की, वो फिर नष्ट हो जाएंगी। और ऐसे मतलब ये पूरा साइकिल चलते रहता है। तो आप पाएंगे कि ये पूरा जब साइकिल चलता है, उसी साइकिल के दौरान दे हैड बीन वंस मीन्स अराउंड, आई एम स्पीकिंग अबाउट कि पैलियोलिथिक पीरियड हम जानते हैं कि लगभग
20 लाख ईयर अगो से लेकर के 12,000 ईयर्स अगो तक था, राइट? आज से मतलब कि आई एम स्पीकिंग अबाउट 10,000 BC। तो जब 12,000 ईयर्स अगो के बाद देयर हैड बीन चेंज इन अर्थ के क्लाइमेट। अर्थ के क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंज हुआ। धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर जो हुआ वो बढ़ने लगा। बढ़ने की वजह से नदी नाले थे, उनमें जो बर्फ जमी थी वो धीरे धीरे पिघलने लगी और पिघलने के बाद से धीरे धीरे सारी चीज़ें गर्म होने लगी। ग्रासलैंड उगले। अब उस ग्रासलैंड जब उगे तो धीरे धीरे कई एक सारी स्पीसीज जो उन पर डिपेंडेंट थी, जैसे हमारे कैटल्स हो गए, राइट, या फिर डियर हो गए, या फिर शीप हो गई, या फिर इस तरह के जो भी चीज़ें थी जो कि घास खाने वाले थे, वो धीरे धीरे ग्रासलैंड की तरफ बढ़ने लगे। हमारे ह्यूमंस जो कि उस समय एक एनिमल की ही तरह थे, वो अलग बात है कि वो एक सोसाइटी में रहते थे और धीरे धीरे ग्रुप्स बना के रहने लगे थे, वो भी इन ग्रासलैंड में पहुंचे, खासकर इन जानवरों का शिकार करने के लिए। जब वो शिकार करने के लिए पहुंचे तो उन्हीं ग्रासलैंड में उन्होंने देखा कि कुछ एक प्लांट्स, कुछ एक वनस्पतियां ऐसी थीं जो कि जिनमें सीड्स थे। अब जब उन्होंने उस सीड्स को चखा तो पाया कि उन्हें मतलब वो टेस्टी लगा, अच्छा लगा, और वो सीड्स बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में थे। सो दैट वाज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। जब उन्हें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली, उन्होंने कुछ को खाया, फिर उसमें से कुछ सीड्स जो थे वहीं पे गिर गए। और ये गिर गए, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आई एम स्पीकिंग अबाउट कि हो सकता है 500 साल लगे होंगे उन्हें ये सारी चीज़ें सीखने में। तो जब वो सीड्स गिरे तो जो हमारे अर्लीस्ट ह्यूमन थे और मैन विमेन जो भी, उन्होंने धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे सीड्स गिरे हैं वहाँ पे फिर से वही सीड्स जो हैं नए प्लांट निकले हैं, और उन्हीं ग्रासेस से फिर वो एडिबल जो सीड्स हैं फिर से निकले हैं। उसके बाद से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उस साइकिल को समझा कि कब ये निकलते हैं, कब गिरते हैं और कहाँ पे ये ज़्यादा निकलते हैं। तो उन्होंने पाया कि ये अधिकतर जो भी चीज़ें थी, जो ग्रासलैंड्स थे, उसमें जो एडिबल सीड्स थे, वो उन जगहों पे निकलते थे जहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा था। तो उन्होंने ये बात दिमाग में आ गई कि चलो इस सीड्स को इकट्ठा करते हैं और इसको ऐसी जगह पे ले चलते हैं जहाँ पे थोड़ा सा हम अच्छे जगह से इसको अच्छे से उगा सकें। तो उन्होंने वही काम किया, एंड दैट वाज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट इन द होल ह्यूमन हिस्ट्री। ये लगभग 12,000 में हम जानते हैं कि टेम्परेचर चेंज हुआ था, तो लगभग 10,000 या 8,000 के आसपास जो है पूरे वर्ल्ड में एक साथ धीरे धीरे एग्रीकल्चर शुरू हुआ था। उन्हीं सीड्स को वो लेके आए और उसको एक जगह पे डाला और धीरे धीरे उसमें से जो है प्लांट्स निकलने शुरू हुए। उसके बाद से उससे और ज़्यादा जब वो निकले, इनके खाने से ज़्यादा था, उसको उन्होंने लिया और ले करके कुछ एक खाया, कुछ को वो स्टोर करने की सोचने लगे। जब उन्होंने उसको स्टोर करने का सोचा तो नाउ दे हैव टू लुक आफ्टर इट। मान लीजिए कि जो भी सीड्स थे, उन सीड्स को जो जानवर थे वो खा जाते थे। स्लोली धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि उन जानवरों को दूर भगाने के लिए इनके बच्चे बैठे रहते थे, लेकिन जब जानवर उसके पास आने लगे उस सीड्स को खाने के लिए, या फिर उन जो भी प्लांट्स उन्होंने उगाए थे, जो अर्लियर पहले एक टाइप की मतलब वनस्पतियाँ थीं, ग्रासेस ही थीं, जिनमें मतलब जो भी हमारे वीट, बार्ली, राइस जो भी चीज़ें हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो जो कैटल्स थे उन जगहों पे उनको खाने के लिए आने लगे। नाउ दिस ह्यूमंस थॉट ऑफ कि जब ये एनिमल आ रहे हैं, हमारे चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जब हम फसल काट ले रहे हैं या काट मतलब इनके दौरान भी हम पाएंगे कि जब ये एनिमल इन चीज़ों को खा रहे हैं, तो क्यों नहीं इन एनिमल को ही पकड़ लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट धीरे धीरे जो भी जानवर वहां पे आए उनको धीरे धीरे कुछ खाने का लालच दे करके अपने पास इन्होंने बुलाना शुरू किया, और उसी खाने की लालच में धीरे धीरे जो भी वाइल्ड एनिमल्स थे वो इनके पास आए। सबसे पहला जानवर जो इनके पास आया वो अभी के जो हमारे डॉग्स होते हैं। हम जानते हैं कि वो बहुत वफादार होते हैं, हमारे कुत्ते इसलिए वफादार होते हैं क्योंकि दे आर द अर्लीस्ट टू बी डोमेस्टिकेटेड। सबसे पहले थे जो ह्यूमंस के पास आए थे, और उन्हें ह्यूमंस ने धीरे धीरे खाना देकर के अपने पास रखना शुरू किया। व्हाट फॉर? क्योंकि उनमें एक और क्वालिटी थी कि जो भी जानवर उनके क्रॉप्स के पास आएगा उसको ये डॉग्स भगा देते थे। फिर उन्होंने देखा कि कुछ एक और जानवर आ रहे हैं, और जब उनके पास प्लांट्स सफिशिएंट होने लगे तो उन्होंने क्या किया कि अपने कैंप के पास धीरे धीरे जो है उनके लिए खाना डालना शुरू किया। और ये जानवर जब पास में आए तो इन्होंने धीरे धीरे और खाना दे करके उनको आदत डाल दी, और इन्हीं आदतों की वजह से ये जो जानवर थे इनके पास रहने लगे। और यही जो स्टार्ट था, हमने देखा कि कैसे एग्रीकल्चर का स्टार्ट था। और ये जो स्टार्ट था कि जानवर फसलों को खाने के लिए आ रहे हैं या इनके सेटलमेंट्स के लिए आ रहे हैं, और इन्होंने क्या किया कि उनको अपने फूड के लिए कि भाई ये जानवर आएंगे, हम इनको रख लेंगे, इनको पालेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इनका मीट खा लेंगे, या फिर
अगर जरूरत नहीं है तो फिर हम इनके दूध को खाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने धीरे धीरे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। उन डोमेस्टिकेशन में सबसे पहले डॉग डोमेस्टिकेट हुआ, उसके बाद से जो भी काफी ज्यादा वाइल्ड नहीं थे या फिर जिससे इन ह्यूमंस को नुकसान कम था, उनको इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, जिसमें शीप थी, गोट था, जो हमारी बकरियां होती हैं, या फिर गाय भैंस, ये सब। उसके बाद से पिग्स आए, फिर ये सभी घास खाने वाले थे और इसी घास के लालच में इन लोगों के पास आते थे। और इन लोगों को, जो हमारे प्रिमिटिव्स थे, इनको अपने फसलों को बचाना भी था वाइल्ड एनिमल से। तो इसलिए धीरे धीरे वो क्या करने उन्होंने शुरू किया, पहले एग्रीकल्चर शुरू किया, डॉग्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, और इन्हीं खाने की लालच को देकर के शीप को, गोट को, कैटल को, पिग को, इन सबको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया और इन्होंने शुरू कर दी हर्डिंग। अब आप ये क्या मुझे बता सकते हैं कि क्या रीजन था कि जो डॉग थे सबसे पहली बार वो डोमेस्टिकेट हुए होंगे? ऑफ कोर्स इसका एक रीजन है कि अर्लियर द ह्यूमंस वर व्हाट, हंटर्स एंड गैदरर्स। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दे ईट वाज मीट, क्योंकि वो शिकार करते थे और मीट को खाते थे। तब ये जो डॉग्स के जो भी अर्लियर एंसेस्टर जो कि वाइल्ड रहे होंगे, वो क्या होते थे, इन ह्यूमंस के सेटलमेंट के पास उसी मीट के टुकड़े को खाने के लिए आते होंगे, क्योंकि वो काफी इजी गोइंग था। उनको शिकार नहीं करना पड़ेगा, उनको ग्रुप में रहना नहीं पड़ेगा, वो बस पहुंचे और धीरे धीरे इन्होंने मीट का लालच देना शुरू किया और सबसे पहले डोमेस्टिकेट हो गए हमारे डॉग्स। अब हम जानेंगे कि ये डोमेस्टिकेशन, मैं डोमेस्टिकेशन की बात कर रहा हूं, ये डोमेस्टिकेशन तो आप बस यही समझ रहे होंगे कि जानवरों को पेट बना लेना, ये हो गया डोमेस्टिकेशन। ऑफ कोर्स ये है डोमेस्टिकेशन, बट डोमेस्टिकेशन इज अ वेरी वाइड टर्म, इसका थोड़ा एरिया बड़ा है। व्हेन यू यूज द डोमेस्टिकेशन, दैट मींस दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्चुअली द पीपल व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। प्लांट्स को भी आप डोमेस्टिकेट करते हैं, जैसे वीट, बार्ली, राइस एंड वॉट एवर क्रॉप्स वी नाउ कल्टिवेट, जो भी पौधे हम उगाते हैं, उनको काटते हैं, वो सारे पहले वाइल्ड प्लांट्स ही थे। तो ह्यूमंस ने क्या किया, पहले प्लांट्स को डोमेस्टिकेट किया, उसके बाद स्लोली दे स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर एनिमल्स। तो ये दोनों ही, प्लांट्स को और एनिमल्स को, दोनों को ही ह्यूमंस ने हमारे है डोमेस्टिकेट किया था। अब इन डोमेस्टिकेशन के पूरे प्रोसेस में आप पाएंगे कि धीरे धीरे इन लोगों ने किन चीजों को चुना। जो हमारी प्रिमिटिव्स थे, उन्होंने सबसे पहले दे स्टार्टेड चूजिंग द एनिमल्स और द प्लांट्स विच वर एक्चुअली बिग, जिनके शीट्स बड़े होते थे और उनमें बीमारियां कम होती थी। तो ऐसी ही चीजों को उन्होंने शुरू किया डोमेस्टिकेट करना। जैसे प्लांट्स में भी ऐसे प्लांट जिनके ग्रेन्स बड़े होते थे, उनके स्टॉक्स कहते हैं हम, कि जब भी हम मान लीजिए गेहूं काटते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा जो बाली होती है उसमें से तो गेहूं निकलता है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो है वो जानवरों को खिलाने के लिए, मान लीजिए जो नीचे वाला हिस्सा अदर देन जो उसका सीड है, नीचे वाले हिस्से को हम स्टॉक्स कहते हैं। तो जिसके स्टॉक्स स्ट्रांग हो और वो वेदर को झेल सके और ज्यादा मात्रा में उनसे अन्न निकले, ऐसे प्लांट्स को इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। एनिमल्स के भी अगर हम बात करें तो आपने देखा है अभी तक की टाइम में कि किन चीजों को ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट किया है। चलो जू में आप जब जाते हैं तो वहां पे टाइगर मिलता है, लॉयन मिलता है, बट दे आर एक्चुअली नॉट डोमेस्टिकेटेड, दे आर केप्ट, उन्हें रखा जाता है। अभी भी अगर उन्हें खाना न दिया जाए या कभी खाने की क्राइसिस हो जाए तो दे विल शो देयर वाइल्ड नेचर। इसका मतलब यह है दे हैव नॉट बीन डोमेस्टिकेटेड। तो डोमेस्टिकेट किसको किया इन लोगों ने? उन प्लांट्स को जिनके साइजेस, ग्रेन साइजेस बड़े थे, ज़्यादा प्रोडक्शन देते थे, बीमारियां कम लगती थी और स्टॉक्स बड़े होते थे, ताकि इनके जो भी शीप हुए, गोट हुए, उनको ये खिला सके। वैसे ही एनिमल किनको डोमेस्टिकेट किया? एनिमल किसको? डॉग्स को किया, शीप्स को किया, गोट्स को किया। वैसे जो कि थोड़े बलवान थे और हुस्ट पुष्ट थे और जेंटल इन नेचर थे, तो इन लोगों को ह्यूमंस ने सबसे पहले क्या किया? डोमेस्टिकेट किया। देखिए आपको मैं सबसे बड़ा एग्जांपल यहां पे दिखाता हूं। देयर आर टू सेट ऑफ टीथ्स। एक जो टीथ है ये डोमेस्टिकेटेड पिग का है और दूसरा जो सेट ऑफ टीथ है ये भी पिग, जिसको कि हम बोर कहते हैं, वाइल्ड बोर, ये जंगली शुअर का ये दांत है। तो जैसे ही ये डोमेस्टिकेट हुए एनिमल इनके पास रहने लगे, उनके लाइफ पैटर्न में काफी ज्यादा चेंज हो गया, शरीर के साइजेस भी चेंज हो गए। आप पाएंगे, एक दो बैलों को देख लीजिए, एक जो कि आप घर में रखते हैं वो उतना हष्ट-पुष्ट नहीं होता है, उसके सींग छोटे होते हैं। वैसे ही दूसरा बैल जिसको आप शुरू में ही छोड़ दिए हैं और बाहर जाकर वो सांड बन जाता है, उसको आप देखिए वो कितना मोटा
मोटा तगड़ा और काफ़ी बड़ा हम्प होगा, काफ़ी मजबूत उसकी सींग होगी, तो ऐसा वो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब भी वो वाइल्ड में रहते हैं और अपने हिसाब से खाते हैं, तो जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन को झेलने के लिए बॉडी को जो है ये नेचर उसके हिसाब से बना देती है। तो अगर यहाँ पे दो सेट्स और दो टीथ के सेट दिए गए हैं, जो कि पहला वाला ये वाला जो है ये ऐसे सुअर का है जिनको ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट किया था। दूसरा इसमें देखेंगे दांत बाहर निकले हुए से, ये ऐसे सुअर का है जो कि नेचर में अभी भी वाइल्ड थे। ऐसा इसलिए कि जिनको ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट किया उसको अपने हिसाब से वो स्टॉक्स या प्लांट्स ये सब खाने के लिए देते थे, तो धीरे धीरे उनके दांतों का नुकीला होना कोई ज़रूरत नहीं था। धीरे धीरे काफ़ी 500,000 सालों में जो आगे वाले जो उनके जेनेटिक्स आए उसमें ये दांत बढ़ने की मतलब धीरे धीरे बंद हो गए। लेकिन जो अभी भी वाइल्ड में रहे उनका क्या हुआ कि उनको चूंकि बाहर से मजबूत चीज़ों को, मजबूत लकड़ियों को काट के खाना था, ये सारी चीज़ें करनी थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, इसके लिए इनके दांत अभी भी बाहर रहे। तो ये सारे जो डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस हुए ये बहुत ही धीरे धीरे हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में किसी सुअर को आपने बाहर का जो वाइल्ड है उसको डोमेस्टिकेट कर दिया, उसके दांत छोटे हो जाएंगे। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है इट वॉज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द इंडिया, इट वॉज गोइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे संसार में ये जो प्रोसेस है एक साथ चल रहा था। कब शुरू हुआ था? मैंने बताया कि क्लाइमेटिक जो चेंजेस हुई थी, जब हमारी और धीरे धीरे गर्म, यहाँ का क्लाइमेट गर्म होना शुरू हुआ था, वो लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। और 12,000 साल आज से पहले जब ये हुआ था और ये होने के बाद से जब ग्रास उगने में हो सकता है 1000 साल लगे हों या 500 साल लगे हों, उसके बाद से धीरे धीरे ह्यूमंस ने वहाँ पे ऐसे ग्रासेस को, ऐसे प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया जिसमें सीड्स थे। मतलब कि एग्रीकल्चर आते आते लगभग 10,000 और 8,000 साल पहले की बात है ये। तो ये काफ़ी ग्रेजुअल हुआ और पूरी जगहों पे ये हुआ। इस तरह से हम पाएंगे कि आज भी हमारा जितना भी खाना है और उस समय प्रिमिटिव का भी, या हम आज की बात करें तो आज भी जो भी हमारा खाना है वो यूजुअली हम कहाँ से लेते हैं? डोमेस्टिकेशन प्रोसेस से ही लेते हैं, जो कि हमारे पुरखों ने, हमारे जो अर्लीस्ट मैन थे, प्रिमिटिव थे, उन्होंने शुरू किया था। क्योंकि देखिए, या तो हम दो ही चीज़ें खाते हैं, या तो हम शाकाहारी होंगे नहीं तो मांसाहारी होंगे। अगर हम शाकाहारी हैं तो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स जैसे गेहूँ, चावल या फिर दाल, चने, ये सारी चीज़ें हम खाएंगे, या फिर सब्जियां खाएंगे जिनको कि हमने मतलब हम जंगल में से जाकर के ये सारी चीज़ें तो तोड़ के नहीं ले आते। अगर हम मीट खाते हैं तो हम जंगली जानवरों को नहीं खाते हैं, जिनको डोमेस्टिकेट किया है उनका खाते हैं। आप जानिए कि जो सबसे पहले प्लांट्स जिनको डोमेस्टिकेट किया गया था, प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूं, जो सबसे पहले जिसका एग्रीकल्चर शुरू हुआ वो थे व्हीट मतलब गेहूं और बार्ली मतलब जौ। और जो सबसे अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन डोमेस्टिकेट हुआ होगा? सबसे पहले डोमेस्टिकेट हुआ था हमारा डॉग, राइट? डॉग, क्योंकि वो मीट के लालच में आया था, उसको मीट खिलाया, अपने पास इन लोगों ने रखा और शिकार के दौरान वो जो है सहायता करता था। बाद में देखा जब इन लोगों ने कि एग्रीकल्चर शुरू किया और इनके फसलों के पास बड़े जानवर आने लगे, जैसे हमारे शीप हो गए, गोट हो गए, ये खाने के लिए आने लगे, छोटे होते थे, जेंटल इन हैबिट्स होते थे, इसलिए लोगों ने इनको पकड़ लिया और इनको रियर करना शुरू किया। इनके रियरिंग से क्या फायदा हुआ? पहली जो चीज़ है वो मिलेगी हमें, क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा। और सबसे बड़ी बात थी कि वो जब भी भूख लगे, अगर हमारी फसल नहीं चल रही है तो हम क्या खा लेंगे? इनका मीट खा लेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे, अब जानते हैं हम न्यू वे ऑफ लाइफ की। हमने आपको स्टार्ट में ही बताया कि ह्यूमंस व्हेन दे स्टार्टेड अराउंड 20 लाख ईयर्स बिफोर एंड अप टू 12,000 ईयर्स, दैट वाज एक्चुअली पैलियोलिथिक पीरियड। जब लोगों ने शुरू किया था, जब हमारे पहले ह्यूमंस जो सेटलमेंट्स जब शुरू हुए थे, वो लगभग 20 लाख से लेकर के और आज से लगभग 12,000 ईयर्स अगो तक की पहले की बात है। इस पूरे टाइम को हम कहते हैं पैलियोलिथिक, राइट? इस पैलियोलिथिक पीरियड में ह्यूमन जो थे वो क्या थे? हंटर्स थे, शिकार करते थे, या फिर गैदरर्स थे। फल मूल अलग अलग पे जाते, जगहों पे जाते थे और इन चीज़ों को इकट्ठा करके ये खाते थे। अब घूमना उनकी आदत में था और रिक्वायरमेंट थी। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही इनको ये डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स मिले, गेहूं मिला, बार्ली मिला, जो हमारा जौ होता है, ये सारी चीज़ें मिली, तब ह्यूमंस को लगा कि इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, और सबसे पहली बात कि जब उन लोगों ने क्रॉप को लगाया और उसको छोड़ करके अगर शिकार करने चले जाएं, अगर वहाँ पे वो एक जगह पे सेटल न रहें, तो क्रॉप्स को क्या होगा? जानवर, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें खा जाएंगी।
तो इसलिए उनको क्रॉप्स के पास रहना पड़ा। प्लस उन्होंने कहां पे क्रॉप्स लगाए? हमेशा रिवर्स वगैरह के पास लगाए। आज भी जितनी भी अधिकतर इस टाइप के सेटलमेंट्स हैं वो कहां पे हैं? रिवर्स के पास ही हैं। वहीं पे क्रॉप्स हो सकते थे, पानी जो भी चाहिए था वो वहां पे मिल जाता, बारिश के अलावा भी। तो अब क्या हुआ कि इनके जो लाइफस्टाइल है उसमें काफी सारी हम जानते हैं कि चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? दे हैव टू स्टे एट देयर क्रॉप्स। जहां पे भी क्रॉप था वहां पे हट बना के अब ये रहने लगे। अब जब ये हट बना के रहने लगे तो अपने जगहों की देखभाल करने लगे। जो भी इनके पास धीरे धीरे शीप थी, गोट थी, पिग थे, काऊ थे, उन सबको भी अपने साथ रहने लगे। वो यहाँ पे लेकर के रहने लगे। जब लेकर के रखने लगे, जब प्रोडक्शन हुआ उस क्रॉप से, जो भी दाने, गेहूं, जौ ये सब निकले, वो इतना ज्यादा हुआ कि इनके पास खाने के लिए ज्यादा मात्रा में हो गया। अब उस खाने के लिए जो ज्यादा मात्रा में अन्न हुआ उसको उन्होंने फिर कुछ तो खा लिया, कुछ को उन्होंने क्या किया? सीड के लिए रखा कि अगली बार फिर से हम इसको उगाएंगे, फिर से जमीन में डालेंगे। कुछ को इन्होंने खा लिया, कुछ को इन्होंने गिफ्ट कर दिया, और कुछ को इन्होंने क्या किया कि स्टोर कर लिया कि हम धीरे धीरे जो है इसको खाते जाएंगे। अब चूंकि ये स्टोर करना था, इतना ज्यादा अन्न लेकर के वो मूव नहीं कर सकते थे, जा नहीं सकते थे, इसलिए उनकी लाइफस्टाइल चेंज हुई। और अब वो हंटर्स और गैदरर न होकर के, राइट, हंटर गैदरर न होकर के अब वो क्या हो गए? धीरे धीरे हर्डर्स, जानवरों को रियर करने वाले, पशुपालन करने वाले, और धीरे धीरे वो फार्मर्स होने लगे। क्रॉपिंग के दौरान भी, जब ये मतलब पूरा हमारा क्रॉप फसल उगी हुई है, उसमें भी उसको कई सारी चीजें चाहिए थी जो उन्होंने स्टडी किया था कि इसको पानी चाहिए या खरपतवार निकालनी है, जानवरों को भगाना है, पक्षियों को भगाना है। इसके लिए उनको एक जगह पे रहने लगा। अब धीरे धीरे वो सेटल फार्मर होने लगे। आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है हमारी हिस्ट्री। और जो एनिमल्स थे जिनको इन्होंने रख रखा था, तो एनिमल्स रखने का भी फायदा हुआ। जो भी क्रॉप्स का प्रोड्यूस है, जो स्टॉक्स वगैरह है, नीचे की डंटियां हैं, जो उससे भूसा निकल रहा है, वो इन जानवरों को खिला दो। अब जो जानवर थे उनसे जो दूध मिलता था, उस दूध को इन फसलों के साथ लेकर के खाना शुरू करो। सबसे बड़ी बात थी कि ये जो जानवर थे वो हमारे चलते फिरते फूड स्टोर थे। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप मीट काट लेते हैं तो यू ईट इन 1 डे और 2 डे, सेम टाइम उस समय प्रिमिटिव के भी था कि अगर उन्होंने जानवरों को मार दिया तो मारने के बाद 1-2 दिन में आप उसको जो भी है पका के खा लो, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन अब जब जानवरों को डोमेस्टिकेट करके रखने लगे तो उससे क्या फायदा हुआ कि वो चलते फिरते फूड स्टोर थे। दूध हमेशा उनसे मिलता रहेगा, और जब भी वो दूध देने के लायक न रहें या फिर जब भी मन करे, इनमें से एक को उठाओ, उनको मारो और उनका मीट खा लो। तो इस तरह से जो एनिमल्स थे वो भी मतलब एक स्टोर ऑफ फूड हुए। तो अब किसानों को 2 चीजें, जो हमारे प्रिमिटिव्स थे, 2 चीजें इनको समझ में आ गई। एक खेती करना और दूसरा जानवरों को डोमेस्टिकेट करना। किस लिए? और उसका पूरी तरह से रीजन भी इनको समझ में आ गया था। अब हम जानेंगे कि ये जो हम फार्मर्स और हर्डर के बारे में तो जान गए कि कैसे हमारे प्रिमिटिव धीरे धीरे फार्मर बन गए, और कैसे हमारे ये प्रिमिटिव धीरे धीरे जानवरों को रखने वाले या जानवरों को हर्ड में रखने वाले या रियर करने वाले पशुपालक बन गए। अब हम जानते हैं कि ये लोग हैं कहाँ पे। खासकर अगर मैं बात करूं कि ये हो गया हमारा मेहरगढ़, ये देख सकते हैं बोरजोम। जो भी ब्लू स्क्वायर आपको दिख रहा है उसको देख सकते हैं, महागारा। मेहरगढ़ हमारा लगभग पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान का बलोच वाला एरिया है यहाँ पे है। उसके बाद से हम देखेंगे जो हमारा बरझोम है वो जम्मू कश्मीर में है, चिरांद बिहार में है, अभी आज के बिहार में। और ये जो दजौली हार्डिंग ये दिख रही है, ये सारी एग्रीकल्चर साइट ही हैं। यहीं पे फार्मिंग, यहीं पे हर्डिंग वगैरह शुरू हुई थी। फिर हम देखेंगे ये कोलडीवा है, ये उत्तर प्रदेश में है। महागारा ये भी उत्तर प्रदेश में है, राइट। फिर हम यहाँ पे आएंगे पयमपाली, ये हमारे आंध्र प्रदेश, आज के आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद से हालूर, ये सारे आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो जो भी आपको ये ब्लू स्क्वायर दिख रहा है वो जगह हैं जहाँ पे इन लोगों ने फार्मिंग और इन लोगों ने धीरे धीरे हर्डिंग शुरू की थी। ये सभी नियोलिथिक साइट हैं। अगर मैं आपको कह रहा हूँ नियोलिथिक साइट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइट्स हैं ये लगभग 10,000 से लेकर के, मतलब आज से 10,000 साल पहले से लेकर के और 4,500 साल पहले तक की ये साइट है। तो यहां तक हमने जाना कि जो खासकर हमारे थे ये
फार्मर और हर्डर्स किन किन जगहों पर रहते थे। कौन कौन सी जगह हैं? हमने देखा कि वो जगह है मेहरगढ़, जो कि आज के पाकिस्तान में है, प्रेजेंट डे कश्मीर में है, कुछ नॉर्थ वेस्ट में हो गया, कुछ हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्से में हो गया। आपने साउथ इंडिया में भी 2 हिस्सों को देखा, और बिहार के जो चिरांद वाला एरिया था वहां पे देखा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखा। तो इन जगहों पे ये फार्मर्स और हर्डर्स सबसे पहले इन्होंने ये सारी चीजें शुरू की थी। अब इन सारी चीजों के एविडेंस जो हैं वो साइंटिस्ट को ऑलरेडी मिल चुके हैं। कैसे मिले हैं? जो भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन जगहों पे गए हैं, उन्होंने खुदाई की है, तो उनको वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स मिले हैं और डिफरेंट एनिमल के बोन मिले हैं। एनिमल के बोन मिलने का मतलब क्या है कि ये एनिमल जो थे वो डोमेस्टिकेटेड थे, साथ में रहते थे। जरूरत पड़ने पे जो हमारे प्रिमिटिव्स जो भी थे, इन लोगों ने इनको मार करके खा लिया था, राइट। प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा, ग्रेन्स मिले हैं, वो ये दर्शाता है कि वो लोग एग्रीकल्चर करते थे। अब इनमें से एक साइट है जहां पे आपको बर्न्ड ग्रेन मिले। बर्न्ड ग्रेन का मतलब क्या है? जो भी प्लांट्स हुए, जो भी उससे हमको अनाज मिल रहे हैं, उसको जला के खाया गया है, मतलब जले हुए ये चीजें मिली हैं। इसका मतलब क्या है? लोग खाने को पका के खाना शुरू कर दिए थे। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि इन जो जगहों पे मैंने बताया वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा है जहां पे सबसे पहले ह्यूमंस ने हर्डिंग, मतलब जानवरों का पशुपालन करना और फार्मिंग शुरू की थी। इसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे इनके जो क्रॉप्स थे वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के होने लगे, और ये सारी चीज़ें और अलग अलग जगहों पे अलग अलग जानवर होने लगे। मान लीजिए कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पे दूसरे टाइप के जानवर मिलेंगे, जहाँ पे मतलब गंगा का मैदान है वहाँ पे आप पाएंगे कि दूसरे टाइप के जानवर मिलेंगे, यहाँ पे कैटल्स वगैरह ज़्यादा इनकी संख्या मिलेगी। तो अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा, उस लिस्ट से आप देख करके समझ जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा ग्रेन और कौन सा जानवर मिला, राइट। चलिए उस लिस्ट को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। ये देखिए ग्रेन एंड बोन्स कौन से कहां पे और साइट्स कौन सी कहां पे, हम उसको वहां पे चल करके दूसरे वाले पिक में देखेंगे भी। हम जानेंगे कि मेहरगढ़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, राइट, वहां पे मिला है व्हीट, बार्ली मतलब गेहूं मिला है, जौ मिला है, भेड़ की हड्डियां मिली हैं, बकरी की हड्डियां मिली हैं और गाय भैंसों की हड्डियां मिली हैं। चलिए आप एक बार देख लेते हैं कि ये मेहरगढ़ हमारा कहाँ दिखता है। आप देख सकते हैं मेहरगढ़ ये वाला हिस्सा है जो अभी के हमारे पाकिस्तान के जो बलोच क्वेटा वाला एरिया है, ये है मेहरगढ़, राइट। अब हम देखेंगे दूसरा, जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है राइस, चावल या फिर फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स, मतलब टूटे हुए काटे हुए इस तरह के एनिमल बोन्स मिले हैं। कहाँ मिला है? ये मिला है कोल्डिवा में, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कोल्डिवा कहाँ है। आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है भीमबेटका और महागारा और कोल्डिवा, तो ये कोल्डिवा में ये सारी चीज़ें हमको मिली हैं, राइट। अब हम चलेंगे महागारा, जो अभी के प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पे क्या क्या मिला है? वहाँ पे हमको मिला है चावल और कैटल मतलब जो भी हमारे गाय भैंस ये हो गए, और इनके क्ले सरफेस के ऊपर हूफ मार्क्स मिले हैं, मतलब इनके खुरों के निशान मिले हैं। इसका मतलब था कि उत्तर प्रदेश के महागारा वाले हिस्से में खेती होती थी और जानवरों को भी खासकर कैटल्स को रखा जाता था। चलिए इसको देखते हैं कि महागारा है कहाँ। आप ये देखिए, ये रहा हमारा महागारा, जो कोल्डिवा के बगल में है और आज के उत्तर प्रदेश में ही है। फिर हम जानेंगे कि एक है गुफकराल, जो कि अभी प्रेजेंट डे के कश्मीर में है। वहां पे क्या मिला है? व्हीट मिला है और लेंटिल मिला है। लेंटिल मतलब मसूर की दाल हो गई और व्हीट मतलब गेहूं हो गया। कहाँ मिला है ये मिला है गुलफकार। चलिए आप इसको देखिए कि ये कहाँ पे है। ये ऊपर जो JNK वाला हिस्सा है, बोर्जोहोम, इसी के पास है वो जगह। नेक्स्ट हम देखेंगे कि देखिए, फिर हम बात करेंगे बोर्जोहोम आपने कश्मीर वाला हिस्से को देखा। यहाँ पे हमको मिला है व्हीट, गेहूं और लेंटिल, मंसूर, कुत्ते की हड्डियां, कैटल्स की हड्डियां, शीप मतलब भेड़ों की हड्डियां, बकरियों की हड्डियां और बुफेलो की हड्डियां। कहाँ मिला है? कश्मीर में। इसका मतलब कि यहाँ पे गेहूं भी होता था, मसूर भी होती थी, और डॉग, कैटल, शीप, गोट, बुफेलो, ये सारी चीज़ों को इन लोगों ने डोमेस्टिकेट करके रखा हुआ था। अब हम जानेंगे जो बिहार वाला हिस्सा है, चिरांद का, जो आज के प्रेजेंट डे बिहार में है, वहाँ पे क्या होता था? वहाँ पे हो सकता है व्हीट की फार्मिंग की जाती होगी, ग्रीन ग्राम मतलब कि हरा चना या बार्ली जो है हमारा जौ, और बफेलो भैंस, ऑक्स मतलब बैल,
ये सारी जगहें, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे मिली हैं। चलिए देखते हैं, ये है बिहार वाला हिस्सा, यहाँ पे आपको ये चिरांद दिख जाएगा। फिर हम चलते हैं, हम जानेंगे कि एक जगह है पय्यमपाली इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। वहाँ पे क्या क्या मिला है? काला चना मिला है, मिलेट मिली है, और कैटल मतलब गाय भैंस, शीप भेड़ और सुअर। तो माना जाता है कि यहाँ पे हो सकता है कि कैटल को या शीप को या पिग को ये लोग हर्डिंग करते होंगे, उनका पालन करते होंगे, और उगाते क्या कहते हैं? मिलेट और ब्लैक ग्राम को। चलिए वो जगह कौन सी है आप देखिए, पय्यमपाली की मैं बात कर रहा हूँ, ये आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर बढ़ाऊंगा, आप देखिए ये आंध्रा वाला एरिया है। यहाँ पे कुर्नूल केव्स के है। कुर्नूल केव्स के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि कुर्नूल केव्स में सबसे पहले आग के एविडेंस मिले हैं। उसके बाद से ये चूंकि आपको रेड ट्रायंगल में दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पैलियोलिथिक साइट है। पैलियोलिथिक साइट का मतलब 20 लाख साल पहले से लेकर के लगभग 12,000 साल पहले वाली बात की जा रही है। और पय्यमपाली जो जगह है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और ये इसको ब्लू स्क्वायर से दिखाया गया। इसका मतलब है ये नियोलिथिक साइट है, मतलब कि 10,000 से लेकर 4,500 साल के बीच वाली बात हो रही है। तो यहाँ इस तरह से आपने देखा कि हमारे साइंटिस्ट ने किस तरह से डिफरेंट जगहों पे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया है कि क्या क्या चीज़ों की फार्मिंग होती थी और क्या क्या चीज़ें जो हैं वहाँ पे मिली हैं। फिर हम चलते हैं कि आपने जाना कि कैसे अब हमारे ह्यूमंस हंटर गैदरर से स्लोली दे चेंज टू द फार्मर्स। अब धीरे धीरे फार्मर बन गए और धीरे धीरे वो हर्डर्स बन गए, पशुपालक बन गए। अब हम बात करते हैं कि अब चूंकि ये फार्मर बन गए, बट स्टिल दे हैड इन देयर हैबिट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन अब इनकी सेटल्ड लाइफ कैसे शुरू हुई है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। सेटल्ड लाइफ मतलब जैसे हम आप जब शहरों में जाते हैं या गांव में भी रहते हैं, तो एक हमारा घर होता है, वहां पे हम रहते हैं और वहीं पे हम रहना ही चाहते हैं। शहरों में भी जाके हम एक सेटल घर खरीदने की कोशिश करते हैं, किराए पे रहते हैं। तो इस तरह से हमारे जो प्रिमिटिव्स थे, कैसे वो घूमने के बाद से उन्होंने फार्मिंग शुरू की, हर्डिंग शुरू की, और कैसे वो सेटल्ड लाइफ मतलब एक जगह घर बना के कैसे उन्होंने रहना शुरू किया था, इसके बारे में हम जानेंगे। जानिए कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि जो भी लोग अलग अलग साइट्स का, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनका क्या करते हैं? एक्सकेवेशन करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, राइट। और खुदाई करने के बाद से जमीन से जो भी चीज़ें निकलती हैं उससे पता करते हैं कि इस जगह की हिस्ट्री क्या रही होगी, और हिस्ट्री को दोबारा से वो लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम जानेंगे कि जो भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कई जगहों पे हमें हर्ट्स को और हाउसेस के कई साइट्स मिले हैं जहाँ पे झोपड़ियाँ रही होंगी, इनके घर रहे होंगे। सबसे पहला जो है वो मिला है बुरजोम में। बुरजोम मैंने आपको दिखाया था मैप में, अभी ऊपर कश्मीर वाले एरिया में है। और यहाँ पे जो लोग थे वो पिट हाउसेस बनाते थे। पिट हाउसेस का मतलब क्या हुआ? जमीन के अंदर उन्होंने एक पिट खोद दिया, राइट, इस तरह का, और इसके अंदर जाकर के वो लोग रहते थे। तो पिट हाउसेस वो क्यों खोलेंगे? आज भी अगर आप कश्मीर वाले हिस्से में जाइए तो आज भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वहाँ पे जो भी ह्यूमंस थे, जब उन्होंने फार्मिंग शुरू की, जब उन्होंने हर्डिंग शुरू की, बट दे हैड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड एनवायरनमेंट, उससे अपने आप को बचाना था। इसलिए जब वो जमीन के अंदर खोद के रखते थे तो क्या होता था, वहाँ पे कंपेरेटिवली थोड़ी गर्मी होती थी, इसलिए वो पिट हाउसेस में रहते थे। फिर हम जानेंगे कि उसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को ये मिला है कि जो कुकिंग हर्थ हैं, कुकिंग हर्थ मतलब जहाँ पे वो खाना बनाते थे, आग को जला के खाना बनाते थे, वो भी कई बार उनकी झोपड़ियों में मिले हैं या झोपड़ियों से बाहर में भी मिले हैं। इसका मतलब था कि जैसा वेदर होता था उसके हिसाब से लोग कभी घर के अंदर खाना बना लेते थे और कभी घर के बाहर या तो इंडोर बनाते थे, नहीं तो फिर आउटडोर खाना बना लेते थे। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ड्रॉ अ पिट हाउस, ये आपका काम है। पिट हाउस ड्रॉ कीजिए और देखिए कि उसमें कैसे लोग रह सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट कि स्टोन टूल्स के बारे में। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। कई जगहों से स्टोन टूल्स मिले हैं। स्टोन टूल्स हमने जाना था पैलियोलिथिक पीरियड में भी थे, पैलियोलिथिक पीरियड में भी थे, और उसके बाद से हम जानते हैं मेसोलिथिक पीरियड, उसके बाद से नियोलिथिक पीरियड आया। तो पैलियोलिथिक था हमारे लगभग 20 लाख ईयर्स बिफोर से लेकर के 12,000 तक। मेसोलिथिक ये लगभग हमारे 12,000 से लेकर के और 10,000 तक था, और नियोलिथिक जो था वो 10,000 से लेकर के 4.5 मतलब 4,500 साल पहले तक था।
इतना हमने जान लिया, लेकिन अब इसमें यह जानना जरूरी है कि ये जो जगहें हैं, फार्मिंग है, हर्डिंग है, जहां पे खोजने पे ये जो चीजें मिली हैं, ये कब का, एग्रीकल्चर की बात हो रही है। मौसम कब बदला था? 12,000 साल पहले, मतलब कि पैलियोलिथिक पीरियड के ही अंत में ये बदल चुका था। उसके बाद से फार्मिंग करते करते हो सकता है इनको 1000 साल लग गए हों, 1000-2000 साल। मतलब कि फार्मिंग के जो मेन एविडेंस हैं वो लगभग नियोलिथिक पीरियड में ही मिलते हैं। नियोलिथिक पीरियड में जब फार्मिंग होती है और जो भी ग्रेन्स निकलते हैं उसको लोग क्या करते हैं, उसको कूट कूट के खाते हैं। तो कूट कूट को खाने के लिए उनको क्या चाहिए था? ऐसा कोई खल ओखल, जिनको कि हम मोर्टार्स और पेस्टल्स बोलते हैं, कई जगहों से वो मिले और उनमें काफ़ी सारी फाइन कटिंग एजेस हैं, क्योंकि मीट को वो काट के पका के अब खाना शुरू किए थे। तो इस पीरियड के जो स्टोन्स हैं वो पहले के पीरियड से काफ़ी अलग ही मिले हैं। एट द सेम टाइम जो भी पैलियोलिथिक टाइप की हैं वो दूसरे, मतलब थोड़ी भद्दी होती थी, लेकिन इस टाइप की पॉलिश हैं, इनमें धार ज़्यादा है, या फिर ये काफ़ी मतलब एक पर्पज के लिए बनाई गई। इसमें से कई टूल्स तो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। हम देखते हैं कि वो टूल्स कैसे हैं। स्टोन टूल्स आप देखिए, ये हैं हमारे वो स्टोन टूल्स। आप देखिए कि ये कैसा दिखता है। इट लुक्स लाइक अ पेस्टल्स। ये बिल्कुल ही एक पेस्टल की तरह दिख रहा है। पेस्टल का मतलब कि एक होता है ऐसे खल, इसमें हमने ये ग्रेन्स को डाल दिया और इसमें इस पेस्टल से ऐसे ऐसे हमने इसको कूटना शुरू किया, और कूट करके जब वो आटे की तरह बन गया तो उसको हम पानी डाल के जो भी इनके पॉट होते थे उसमें पकाते थे और खाते थे। वैसे ही ये देख रहे हैं ये पॉलिश कितने अच्छे हैं। इसका मतलब ये था कि ये वो पीरियड था जबकि लोग हो सकता है कि इससे जमीन खोदते होंगे या दूसरे काम ये लोग करते होंगे। मतलब कि इनके जो भी स्टोन टूल्स हैं उनमें धीरे धीरे मतलब वो अच्छे हो गए। फिर हम जानेंगे कि कई एक, जब मैंने बताया कि जब वो खाने को रख करके उसको पहले प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उन्होंने फार्मिंग शुरू की, उसके बाद आपने कहाँ पे रहते हैं, उन्होंने हट्स बनाने शुरू किए, उन्होंने पिट हाउसेस बनाने शुरू किए। उसके अलावा इन्होंने अर्थन पॉट्स भी बनाने शुरू किए, जिसको पहले ये डेकोरेट करते थे और डेकोरेट करके फिर उसमें चीज़ों को स्टोर करते थे, या फिर हो सकता है उसमें फिर खाने को पकाते थे। उन पॉट्स को आप देखिए, ये रहा वो पॉट। सामने आपको एक पॉट दिखाया गया है, बिल्कुल ही ये घड़ा है जिसमें कि खाने को रख करके खाना पकाया जाएगा आग पे। और इसमें खासकर हो सकता है कि उस समय में राइस और व्हीट, मतलब कि चावल हो गया, गेहूं हो गया और मसूर, ये सारी चीज़ें पकाई जाती होंगी और ये सारी चीज़ें उनके डाइट्स में थीं। इन लोगों ने धीरे धीरे कपड़े सिलना शुरू कर दिए, क्लॉथ्स को सिलना शुरू कर दिया, और खासकर किस चीज़ से? कॉटन से। पहले हमने ये जाना था कि जब वो हंटर गैदरर थे उस समय भी वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे अपने क्लॉथ्स को सिलने के लिए, लेकिन उस समय जो भी एनिमल्स थे उनके हाइड को ये यूज करते थे। मतलब एनिमल से जानवर मर गए, जानवरों के चमड़े उतार लिए और उसको सिल करके पत्थरों से या किसी चीज़ से, मतलब एज उसको निडल यूज करते थे, और दूसरी किसी एक चीज़ को, हो सकता है किसी खरपतवार या किसी जो है उसका यूज करके उसको सिल लेते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि चूंकि एक कॉटन भी उगाने लगे तो अब ये कपड़े भी धीरे धीरे सिलने लगे थे। ये सारी चीज़ें एक बार में नहीं हुई, ये बिल्कुल ही स्लो प्रोसेस रहा होगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली हुई है। मैक्सिमम जो है फार्मिंग, हर्डिंग, ये सभी नियोलिथिक पीरियड, मतलब आज से लगभग 10,000 साल पहले से लेकर के और 4,500 साल के बीच में हुई है। लेकिन मैन और विमेन वो धीरे धीरे सारे के सारे फार्मर नहीं हो गए। अभी भी वो हंटिंग करते थे या फूड को गैदर करते थे। कई जगहों पे फार्मिंग और हर्डिंग जो थी बहुत ही स्लो शुरू हुई थी, कहीं पे फास्ट शुरू हुई थी, और इसको शुरू होने में बहुत ज़्यादा टाइम कहीं कहीं पे लग गया था। इसके अलावा दूसरी भी एक्टिविटीज जो थी, जो अलग अलग सीजन में ये लोग करते थे, हम चलिए उन पे देखते हैं। अब देखेंगे कि दूसरे सीजन में मान लीजिए कि उनके पास प्रोड्यूस हुआ, नाउ अब उनको उस प्रोड्यूस को खाना है, कुछ को स्टोर करना है, कुछ को गिफ्ट कर देना है, तो ये सारी चीज़ें इनको करनी है। लेकिन जब वो खुश होते थे तो कई सारे कस्टम को, कहीं पे डांस मिले हैं, कहीं पे आपको पेंटिंग में लोग डांस करते हुए मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें भी वो करते थे। तो उनकी कस्टम्स और प्रैक्टिसेस क्या क्या थी, आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक इसके बारे में बता नहीं पाए हैं। इसका मतलब दिस इज एक्चुअली नॉट नोन, लेकिन अभी भी इसके बारे में हिस्ट्री में एविडेंस है। कहाँ से पता चलता है? आज भी आप पाएंगे कि कई एक फार्मर ऐसी जगहों पे, जिनको कि हम मेनली ट्राइबल्स कहते हैं, आज भी वो प्रिमिटिव कंडीशन में रहते हैं। इंडिया में ऐसे टोटल 705 ट्राइब्स हैं।
अब जो भी ये लोग रहते हैं ये आज भी क्या हैं, हर्डर्स हैं, पशुपालक हैं या फार्मर्स हैं और ग्रुप में रहते हैं और इनको ट्राइब्स कहा जाता है। इनके अगर कई सारे कस्टम और प्रैक्टिसेस को देख करके लगता है कि इन लोगों ने अपने पूर्वजों से इसको लिया है और ये सेम वही पूर्वज हैं जिनकी बात हम यहाँ पे अभी प्रिमिटिव मैन की तरह कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इन ट्राइब्स जो भी ट्राइब्स की अब बात कर रहे हैं, तो ट्राइब्स आज भी काफ़ी बैकवर्ड हैं। मतलब कि अभी भी मैं आपको बता दूं कि आप अंडमान और निकोबार में जाइएगा, वहाँ पे एक सेंटिनल्स करके ट्राइब्स होती हैं। सेंटिनल्स ट्राइब्स जो हैं आज भी इट लुक्स लाइक कि वो 60,000 साल से वहाँ पे रह रहे हैं और आज भी उसी टाइम में वो फंसे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी अगर कोई बाहरी ह्यूमन वहाँ पे जाता है तुरंत तीर धनुष लेकर के उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी फार्मिंग नहीं करते हैं और हंटिंग ही करते हैं और ये सब काम करते हैं, अभी भी वो नंगे रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन ट्राइब्स के अगर कल्चर को, प्रैक्टिसेस को अगर हम स्टडी करें तो वी कैन कम टू नो कि भाई जो भी अर्लीस्ट ह्यूमन रहे होंगे उनके क्या प्रैक्टिसेस रहे होंगे या फिर क्या उनके कस्टम्स थे, क्या उनके यहाँ प्रथाएं फॉलो की जाती होंगी। तो चलिए थोड़ा सा हम अभी वाले ट्राइब्स के बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं कि ट्राइब्स जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे लगभग 2 से लेकर 3 पीढ़ी तक के ट्राइब्स एक सेटलमेंट के अंदर रहते हैं जिनको कि गांव कहा जाता है। ज़्यादातर फैमिलीज एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और किसी भी ट्राइब का जो मेंबर होता है वहाँ के कुछ सेट ऑक्यूपेशन है। अब ये जो ट्राइबल लोग क्या करते हैं, वो हंटिंग करेंगे या फिर चीज़ों को खाने को इकट्ठा करेंगे या फिर खेती करेंगे या फिर हर्डिंग करेंगे, मतलब पशुपालन करेंगे या फिर मछलियाँ मारेंगे। जो औरतें हैं वो ज़्यादातर घर के काम या फिर खेती के काम करती हैं और कुछ एक जो हैं वो खेती के कामों में पहले मतलब हल चलाना और ये सारे काम करती हैं। कुछ एक जो है उसमें बीज डालती हैं, धीरे धीरे जो प्लांट्स होता है और उसके बाद से वहाँ से हार्वेस्ट किया जाता है ग्रेन्स को। जो बच्चे हैं वो इन पौधों की देखभाल करते हैं, जानवरों को, पक्षियों को भगाते हैं। जो विमेन है बाद में जो फसल तैयार हो जाती है तो उसकी थ्रेसिंग करके और उसमें से गेहूं चावल जो भी चीज़ है वो अलग कर लेती हैं। मैन जो है वो खासकर जो एनिमल्स, जो पशु पाल रखे हैं उसको हर्डिंग करते हैं, मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे उनको मतलब गाय भैंस चराते रहते हैं। कुछ एक जो छोटे बच्चे हैं वो भी जो छोटे छोटे जानवर हो गए उनको ले जाके चराते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कैसे आज की भी ट्राइब्स बिल्कुल ही प्रिमिटिव तरीके से रहती हैं। उसके अलावा औरतें और मर्द दोनों मिलकर के पॉट्स, बास्केट, टूल, हट्स, ये सारी चीज़ें ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा जो ट्राइब्स हैं जब भी अलग अलग ओकेजन पे सिंगिंग करते हैं, गाने गाते हैं, नाचते हैं या फिर अपनी झोंपड़ियों को ये सजाते हैं। अब इसी में मैं आपको बताऊंगा कि इन ट्राइब्स में कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिनकी या तो उम्र ज़्यादा है या हो सकता है वो जवान हो, बहादुर हो या फिर पुजारी हो, वो इन पूरे ट्राइब्स के लीडर होते हैं। जो बुढ़ी औरतें हैं उनका काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है ट्राइबल्स में, क्योंकि उनको लोग मानते हैं कि इनके पास ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा विस्डम, ये सारी चीज़ें होंगी। ट्राइब्स में जो उनके कल्चर हैं बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग अलग हैं। उनके लैंग्वेज अलग होते हैं, उनकी म्यूज़िक अलग होती है, उनकी आपस की कहानियाँ, स्टोरीज, पेंटिंग, सारी चीज़ें या उनके देवी देवता, सारी चीज़ें जो हैं वो अलग बिल्कुल ही होते हैं। ट्राइबल्स में जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है वो ये है कि इनमें लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और वाटर, इन सभी को माना जाता है कि पूरे ट्राइब का है। मतलब अगर ज़मीन है तो सभी ट्राइब्स की है। उनमें ज़मीनों का बंटवारा और ये सारी चीज़ें बहुत कम होती हैं। और पानी के ऊपर पूरे ट्राइब्स का अधिकार है और किसी एक आदमी का वो नहीं आता। और वहाँ पे अमीर में और गरीब में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि बाहरी दुनिया से वो बिल्कुल ही अभी भी अलग हैं। तो इन अभी के ट्राइब्स को देख करके आर्कियोलॉजिस्ट और जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि आज से जो न्यूलिथिक टाइम में, मतलब कि 10,000 साल और उससे लेकर के 4,500 साल के बीच के जो भी हमारे प्रिमिटिव रहे होंगे वो किस तरह से रहे होंगे। अब इसी को हम आगे ले चलते हैं। हम देखेंगे थोड़ा सा इसको जानने के लिए एक क्लोजर लुक लेंगे मेहरगढ़ वाले एरिया का। मेहरगढ़ मैंने आपको बताया था, जो भी हमारा, अगर ये हमारा इंडिया का मैप है, राइट, ठीक है, तो इंडिया का मैप है और ये वाला एरिया हमारा पाकिस्तान हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया। तो इस वाले हिस्से में हमारा मेहरगढ़ है। तो मेहरगढ़ में
अगर हम ध्यान से देखें तो मेहरगढ़ में अर्लीस्ट जो भी चीज़ें मिली हैं कि वहाँ पे फार्मिंग शुरू हुई थी। मैंने आपको बताया था कि पहले जो सुलेमान और किरतार की पहाड़ियाँ हैं, जो अभी के जो बलूचिस्तान क्वेटा वाला एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ से सबसे पहले एग्रीकल्चर के जो है एविडेंस मिले थे। तो जो मेहरगढ़ की लोकेशन है वो अभी भी फर्टाइल प्लेन है, मतलब वहाँ पे फसलें ये उपजाऊ होती हैं, जो वहाँ की ज़मीन है उपजाऊ होती है। और बोलन दर्रे के पास है, बोलन दर्रा वो दर्रा है जहाँ से होकर के बाद के पीरियड में काफ़ी सारे ईरानी हमारे देश में आए थे। मेहरगढ़ उन जगहों में से है जहाँ पे सबसे पहले औरतों ने मर्दों ने बार्ली और वीट मतलब कि जौ और गेहूं उगाना सीखा था। भेड़ और बकरियों का पालन सबसे पहले इस एरिया में यहाँ से शुरू हुआ था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उसकी खुदाई की है तो उनको कई जानवरों के बोन्स मिले हैं और कई लेबल पे मिले हैं। अब ये लेबल मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये लेबल क्या होता है। अभी हम जान रहे हैं मेहरगढ़ के बारे में। तो उनको लेबल्स में कई जगहों पे एनिमल्स के बोन मिले हैं। अब इन बोन्स में क्या क्या चीज़ें हैं, एक हिरणों के बोन्स हैं, पिग के बोन हैं। बाद के समय में जो बाद के लेबल हैं उनमें शीप के और गोट के बोन्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि पहले वो डियर का, मतलब वो हंटर गैदरर, यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल दिख रहा है कि वो हंटर होंगे तभी तो डियर को मार के खाते होंगे, या पिग को भी वो हंटर होंगे तभी मार के खाते होंगे। तो पहले जो नीचे वाले जो तह पे खुदाई करने पे मिली है वो डियर और पिग के बोन्स मिले हैं। उसके ऊपर वाले पीरियड में शीप और गोट के मिले हैं। इस तरह से इसमें कई सारे लेयर हैं जहां पे बाद में आपको मिलेगा कि इसमें हर एक में कैटल बोन्स हैं, काफी कॉमन है। अब इसका मतलब यह है कि कैटल बोन्स जो हैं वो और शीप और गोट्स के बोन ये दर्शाते हैं कि बाद में इन लोगों ने फार्मिंग के साथ साथ, जो कि मैंने आपको बताया कि वीट और बार्ली की फार्मिंग होती थी, फार्मिंग के साथ साथ धीरे धीरे इन्होंने क्या शुरू कर दिया था, हर्डिंग मतलब पशुपालन शुरू कर दिया था। किसका किसका, कैटल का, शीप का और गोट का। अब थोड़ा सा मेहरगढ़ के बारे में हमने जाना, अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं अर्लियर और लेटर लेबल जो मैंने अभी अभी आपको बताया उससे आप क्या समझते हैं। जब भी आर्कियोलॉजिस्ट किसी जगह को खोजते हैं, खोदना शुरू करते हैं ताकि वहां से जो भी हिस्टोरिकल चीज मिल सके और उसके बाद उसकी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जा सके और हमारे इतिहास में एक और अध्याय, एक और लेसन जोड़ा जा सके कि भाई इस जगह से भी ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं। तो ये जो खुदाई करते हैं, तो वो खुदाई जब करते हैं तो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की खुदाई ये करते हैं। अभी इस खुदाई के दो तरीके हैं। एक तो होती है जिसको कि हम कहते हैं कि हॉरिजेंटल खुदाई। हॉरिजेंटल खुदाई करने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि ये आपका पीस ऑफ लैंड हो गया और इसको ऊपर 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 से आप खोदते चले गए, क्योंकि थोड़ा सा एक जगह पे आपने खोद के देखा कि भाई नीचे बहुत सारी चीजें हमको नहीं मिल रही हैं, तो ऊपर ऊपर कुछ 1 मीटर तक बस आपने खोद लिया। इसका मतलब है कि वहां पे जो भी पहले सेटलमेंट्स के जो भी ह्यूमंस रहे होंगे, जो भी लोग रहे होंगे, जिस भी पीरियड के रहे होंगे, वो काफी पुराना नहीं है। और जो भी एविडेंस है, चाहे बोन हो गया, पॉट हो गया, स्टोन टूल्स हो गए, वो सारे बस अनकॉन्सोलिडेटेड हैं और जमीन में कई लेवल पे नहीं है। लेकिन अगर कोई साइट काफी पुरानी है तो एक जगह पे खोद के देखा जाता है और उससे अंदाजा लगा लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक जगह पे अगर आप रहते हैं और वहां पे धीरे धीरे रहने के बाद से यू स्टार्ट थ्रोइंग समथिंग्स विच इज नॉट यूजफुल टू यू। जैसे आपने खाना खाया, थोड़ा मीट की हड्डियां वगैरह वहां पे फेंक दी, उसके बाद घर का कूड़ा करकट ले जाकर फेंक दिया, धीरे धीरे वो जगह क्या होगी, बढ़ने लगेगी। अब जो भी ऊपर ऊपर लेवल आते जाएगा, वो सबसे ऊपर वाला लेवल होगा वो सबसे नया होगा। इस तरह से सेम आर्कियोलॉजिस्ट किसी जगह की खुदाई शुरू करते हैं तो पहले वाली खुदाई में उनको मालूम चला कि वहां पे कैटल्स के या फिर गेहूं के, जौ की चीजें मिली हैं। उसके बाद नीचे जाते हैं तो शीप और गोट के मिले हैं। उसके बाद नीचे जाते हैं तो उनको मिला है कि हमारे जो है डियर के या फिर पिग के मिले हैं। इसका मतलब कि हंटर गैदरर हैं। तो ये धीरे धीरे पता चलता है कि वहां के लोगों की हैबिट्स हैं और जीवन का तरीका कैसे बदला है। तो आपने आई होप कि लेयर समझ लिया है। देखिए, फर्स्ट लेयर जो होगी हमेशा बिल्कुल न्यू होगी, सेकंड लेयर उसके बाद होगी, थर्ड लेयर उसके बाद होगी और फोर्थ सबसे पुरानी होगी। तो ये हमने जाना। अब इसी को हम थोड़ा सा और आगे जानेंगे मेहरगढ़ के बारे में ही। ये मेहरगढ़ की खुदाई के ऊपर ही ये बात हुई थी। मेहरगढ़ में कुछ एक रेक्टेंगुलर हाउस मिले हैं। रेक्टेंगुलर हाउस में हो सकता है कि जैसे ये कमरा हो गया, ये कमरा हो गया, वहां पे फूड का स्टोरेज होता होगा क्योंकि इसमें कई सारे कंपार्टमेंट्स मिले हैं। मेहरगढ़ में जब भी लोग मरते थे
तो उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो थे उनको रिस्पेक्ट करते थे, मतलब कि काफ़ी रिस्पेक्ट ये करते थे। और कई बार लोगों में ये मान्यताएं थीं कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। लाइक आप चलिए थोड़ा सा इजिप्ट की तरफ चलिए। इजिप्ट में आप जानते हैं कि ममीज मिलती हैं। ममीज क्यों मिलती थी वहां पे? पुराने टाइम में ऐसा सोचा जाता था कि जब लोग मरेंगे तो उनको आफ्टर लाइफ में उनको कई सारे पैसे की जरूरत होगी, या फिर हो सकता है कि गोट की जरूरत होगी खाने के लिए, या हनी की जरूरत होगी, तो इन सारी चीज़ों को दफना दिया जाता था। ठीक हमारे जो मेहरगढ़ मैंने आपको दिखाया था कि कहाँ, जो पाकिस्तान का जो अभी ब्लोच वाला एरिया है वहाँ पे अभी मेहरगढ़ की साइट है। सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं वहाँ से फार्मिंग के और पशुपालन के। तो वहाँ पे क्या होता था कि कई एक जो बरियल साइट्स हैं वहाँ पे मेहरगढ़ में ये मिला है कि जो अभी के टाइम में जो यूज़ होने वाली चीज़ें थीं, उस समय में जो भी लोग यूज़ करते थे, तो कुछ एक साइड में आदमी के साथ गोट की भी हड्डियां मिली हैं। इसका मतलब लोग ये सोचते थे कि ये जब आदमी मर गया है, दूसरे वर्ल्ड में जा रहा है, वहां पे इसको खाने की जरूरत पड़ेगी तो इस गोट को खा लेगा। तो ये सारी चीजें थी। देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छी तरह से आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आपको ये नीचे आपको ह्यूमंस का मिला है, ह्यूमंस का, और उसके साथ 1 या 2 3 ये सारे गोट्स मिले हैं। मतलब कि द पीपल बिलीव्ड इन मरने के बाद भी एक दूसरी जिंदगी होती है। हम जानेंगे थोड़ा सा दाऊजाली हेडिंग के बारे में। दाऊजाली हेडिंग कहाँ था? मैंने आपको दिखाया था, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा फिर से बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा इंडिया हो गया, राइट? ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। चलिए मैं काफ़ी अच्छा नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो ये इंडिया हो गया। अब यहाँ पे हमारा बांग्लादेश हो गया। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जो मणिपुर, त्रिपुरा, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक मिला है दाऊजाली हेडिंग। अब ये जो दाऊजाली हेडिंग जो है, खासकर आपको यहाँ से, मतलब जो हिल्स हैं, ब्रह्मपुत्रा की वैली है, वहाँ पे है, और यहीं से रास्ता जो जाता था वो चाइना और म्यांमार को जाता था। यहाँ पे कई सारे ऐसे जो हमारे पत्थर के औजार मिले हैं, और मोटार्स और पेसल्स मिले हैं। मोटार पेसल्स मैंने आपको बताया था कि एक ओखल होता है और उसमें ये पेसल्स का यूज़ किया जाता है। नीचे हम ग्रेन्स डालते हैं, उसको कूट कूट के खाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जेडाइट एक तरह का स्टोन होता था जो कि चाइना से मिलता था। इसका मतलब है कि लोग इस रास्ते से होकर म्यांमार, चाइना में भी ट्रेवल करते थे। और जो कुछ चीज़ें जो यहाँ के टूल्स में मिली हैं, उसमें क्या मिली है? फॉसिल वुड मिला है। फॉसिल वुड मतलब कि बहुत पुराने टाइम में का वो वुड रहा होगा, धीरे धीरे वो हार्ड होकर के स्टोन हो गया है। या फिर फॉसिल पॉटरी भी, जो फॉसिल पॉटरी होती है, काफ़ी पुराने टाइम के घड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। ये भी हाउसिल हेडिंग जो है, ये हमारी, हम जानते हैं कि ये नियोलिथिक साइट है। आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये देखिए दाऊजाली हेडिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला हिस्सा, ये बीच का हिस्सा बांग्लादेश का हो गया, और ये वाला हिस्सा है हमारा दाऊजाली हेडिंग का। तो आपने देखा कि दाऊजाली हेडिंग में क्या क्या सारी चीज़ें मिली हैं। तो ये सारा तरीका था जो कि हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ था। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो रहा था? नहीं, ऐसा ही कुछ एक और जगहों पे हो रहा था। अगर आप पूरे एटलस को देखें तो वहाँ पे टर्की मिलेगा, जो आज का टर्की है। वहाँ पे एक बहुत ही फेमस नियोलिथिक साइट है जिसका कि नाम हम कैटल हुयोक कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटल हुयोक। हुयोक यहाँ पे लिखा है, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे कई एक चीज़ें मिली हैं जो कि दूर दूर से लाई गई चीज़ें थी। जैसे सीरिया से लाया हुआ फ्लिंट था, और लाल सागर के पास से मिलने वाली कौड़ी हैं। अब कौड़ियाँ क्या होती हैं? पुराने लोग कौड़ियों का इस्तेमाल मुद्रा की तरह करते थे, मतलब कि वो इट वाज लाइक ए करेंसी, और लोग मतलब उसको ऑर्नामेंट की तरह भी उसमें छोटे छोटे होल करके और उसको बीट्स बना के पहन लेते थे। और तो ये सारे शेल्स जो हैं, ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से आए हुए शेल्स यहाँ पे मिले हैं, और ये सारी चीज़ें जो थी वो इस सेटलमेंट में यूज़ होती थी। इसका मतलब क्या है? इतने सीरिया से आए हुए फ्लिंट स्टोन और रेड सी से आए हुई कौड़ियाँ, मेडिटेरियन सी के पास से आए हुए सेल्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग इन जगहों पर ट्रैवल करते थे। हो सकता है कि उस पीरियड में भी ट्रेड रहा होगा, और उन चीज़ों को लेकर के आते थे, उसके बदले में कुछ दे करके वो आते थे। लेकिन ये वो जाते कैसे थे? हम जानते हैं कि उस पीरियड में कोई भी गाड़ियाँ नहीं थी। जो भी
लोग जाते थे, पैदल जाते थे, या फिर जानवरों की पीठ पर बैठ करके और उनके पीठ पे जो भी पैक बनाते होंगे उसमें वो ले करके जाते थे। अब कौड़िया और शेल्स किस लिए यूज होते हैं? गहनों की तरह ये यूज होते हैं, बीड्स उसमें डाल करके और एक माला बना करके लोग पहन लेते थे। तो ये था चैप्टर 3। आपने जाना इसमें कि कैसे जो आज की भी हमारी फूड हैबिट्स हैं, जैसे बंगाल में, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो फूड हैबिट्स है बिल्कुल ही अलग है, वैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान वाला हिस्सा जहाँ पे बारिश वगैरह कम होती है और वहाँ पे लोग चावल ये सारी चीज़ें कम खाते हैं, ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में खाने की हैबिट्स दूसरी हैं, साउथ वाले हिस्से में खाने की हैबिट्स दूसरी हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पे नियोलिथिक पीरियड में हम जानते हैं, जो कि 10,000 से लेकर 4,500 साल के बीच का था, उसमें अलग अलग तरीके के जानवरों को, अलग अलग तरीके के फसलों को उगाया जाता था। और उसके बाद हमने ये जाना कि कैसे ह्यूमन जो थे हमारे हंटर गैदरर्स से शुरू किए थे, धीरे धीरे उन्होंने प्लांट्स को डोमेस्टिकेट किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, उसके बाद इन्हीं की देखभाल करने के लिए एक जगह पे घर बना के रहना उन्होंने शुरू किया। रहने के बाद से उसके बाद से फिर वो कैसे एक जगह पे धीरे धीरे डेवलप होने लगे। हमने जाना कि मेहरगढ़ के बारे में जाना कि वहाँ पे कैसे लोग रहते थे, वहाँ पे कौन कौन से पत्थर वगैरह का यूज़ करते थे, चीज़ों को मतलब ऐसे पका के खाने के लिए, उसको कूट के खाने के लिए यूज़ करते थे, कैसे वहाँ के लोगों के कस्टम क्या थे, वो आज के ट्राइबल से हमने उसको जोड़ा था। मतलब कि पूरे हिस्ट्री को जानने के लिए हमें बिल्कुल ही रिलेशनशिप को जानना होगा। आज में कैसा होता है, उस समय कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हम थोड़े मॉडर्न हो गए। आप बिल्कुल ही इस चैनल को देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरी हिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6th up to class 12th NCERT, then I will switch to the geography, economics, every subject पूरी NCERT जो है खत्म की जाएगी। आई होप कि यह चैनल आपको बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।